देश में अभी लद्दाख इशू को लेके एक डिबेट का माहौल है जिसपे अलग अलग समूहों के अलग अलग विचार हैं, किसी के पक्ष और किसी के विपक्ष हैं। और इसमें हम लोग के सामने एक सवाल है कि छठी अनुसूची क्या है, लद्दाख के अपने जो हैं वो कंसर्न क्या है, छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करना क्यों जरूरी है, और छठी अनुसूची में शामिल कर देने से क्या क्या हमारे पास जो है स्ट्रेटेजिकल प्रॉब्लम आएंगे, किसी अखंडता पे हमारे क्या सवाल उठ सकते हैं, और इसके अलावा हम लोग लद्दाख के लिए कौन से सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं। इन सभी भी एस्पेक्ट पे हमको बात करना जरूरी है। 71 बीपीएससी मेंस के लिए ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देख लेते हैं कि इससे संबंधित कौन कौन से इश्यूज उत्पन्न हो रहे हैं जिसपे हमें डील करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो पहले हमें समझ लेना है कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। 6 शेड्यूल कवर हो जाएगा, लद्दाख की रणनीतिक अवस्थिति, सांस्कृतिक समृद्धि, संरक्षण, प्राकृतिक धरोहर और जनजातीय बहुलता, ये सारे एंगल को कवर करके हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं कि लद्दाख क्या है और भारत के लिए इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो लद्दाख आप देखेंगे कि एक भू राजनीतिक तरीके से अब देखेंगे क्या इंपॉर्टेंस है। ये एक दर्रों की भूमि है, लैंड ऑफ पासेस कहा जाता है इसको, है ना। उसके बाद फिर ये चौराहे पे है, कौन से, जैसे लद्दाख को देखिएगा आप तो ये मध्य एशिया से घिरा हुआ है, पूर्वी एशिया से घिरा हुआ है और दक्षिणी एशिया से घिरा हुआ है ना। इसकी अवस्थिति है। राजनीतिक महत्व देख लेते हैं, लद्दाख का राजनीतिक महत्व क्या है। ये एक बफर जोन की माना जाता है, चीन और पाक के बीच जो है एक बफर जोन का काम करता है, सीमाओं के बीच। चीन के साथ हमारा जो सीमा विवाद है उसके साथ लेके इसका एक महत्व बन जाता है क्योंकि वो लद्दाख से ही संबंधित है। और सीपीईसी जो बना है अभी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो पीओके से पास करता है, जो लद्दाख का एक भाग है। अखंडता और संप्रभुता के लिए हमारे बहुत ही कंसर्न हो जाता है। यहाँ पे आर्थिक तरीके से क्या इंपॉर्टेंस है लद्दाख का, आर्थिक वजह से यहाँ पे आपको पता चलेगा कि लिथियम वहाँ पे मिनरल्स पाया गया है, तो क्रिटिकल मिनरल वहाँ पाया गया है। पर्यटन का क्षेत्र है वहाँ पे, नवीकरणीय ऊर्जा है वहाँ पे, पुगा विलेज, तो इसलिए आर्थिक इंपॉर्टेंस है इसका। पर्यटन के क्षेत्र में इसका देखेंगे क्या इंपॉर्टेंस है। तो लामा लैंड कहा जाता है इसको, लिटिल तिब्बत के नाम से ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। डार्क स्काई रिजर्व है यहाँ पे। प्राकृतिक में देखेंगे तो हेमिसाई और नेशनल पार्क वगैरह से जो वहाँ पाए जाते हैं। झील में देखेंगे पेंगोंग लेक, सुमरोरी झील, मठ है यहाँ पे, और ट्रैकिंग जैसे एक्टिविटीज यहाँ पे पर्यटन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। पर्यावरणीय दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंस है इसका, पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है ना। और उसके बाद नदियों का उद्गम है, पास है यहाँ पे, पास करता है नदियों का, जैसे सिंधु हो गया, लद्दाख हो गया, जांस्कर हो गया, सियोक हो गया और नुब्रा नदी हो गई, है ना। उसके बाद सांस्कृतिक रूप से क्या इंपॉर्टेंस है इसका देख लेते हैं। तो बहुत सारी जातियों का निवास है यहाँ पे, लद्दाखी, तिब्बती, बाल्टी, ये सब जातियाँ यहाँ पे रहती हैं। बौद्ध शिक्षाओं और अभ्यासों का विशिष्ट अभ्यास यहाँ पे किया जाता है। बौद्ध धर्म मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। विशिष्ट परंपराएं हैं इनकी, रीति रिवाज है इनका, जिनका संरक्षण बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंस सांस्कृतिक। अब देखते हैं इसका लोकेशन क्या है। देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये तो पीओके है ना, ये अक्साई चीन का पार्ट है। उसके बाद ये आपको लद्दाख यहाँ पे दिख जाएगा, ये इंडस नदी यहाँ से पास कर रही है। उसके बाद फिर ये कश्मीर वैली है और ये जम्मू है। तो आपको लद्दाख का जो रीजन है ये वाला आपको समझ में आ जाएगा, ये लद्दाख है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारे पास कि जो प्रदर्शनकारी समूह जो है लद्दाख में प्रदर्शन किया जा रहा है, जो वो लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करने की मांग क्यों कर रहे हैं। तो ये प्रश्न हमें जानने से पहले अभी हमें को ये जानना है कि ये छठी अनुसूची आखिर है क्या जिसमें शामिल करने की मांग की जा रही है ना। इसको समझ लेते हैं। तो संविधान का जो अनुच्छेद 244 है ना, वो छठी अनुसूची का उल्लेख करता है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है छठी अनुसूची। उसमें छठी अनुसूची में ना एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन किया जाता है, जिसको एडीसी कहा जाता है। ऐसे स्वायत्त जिला परिषद का नाम से जानते हैं, इसको गठन किया जाता है। तो अभी वर्तमान में कहाँ कहाँ है ये, है ना, ये हमें जानना जरूरी है आखिर कहाँ कहाँ एडीसी काम कर रहा है। तो 4 राज्यों में एडीसी का गठन किया गया है। ठीक है, 4 राज्य कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। यहाँ पे अलग अलग, जैसे कि असम में आप देखिएगा तो असम में दिखेगा कि दीमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल, कार्बी एंग्लोंग ऑटोनोमस काउंसिल, बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल। मेघालय में आप जाएंगे तो गारो ऑटोनोमस काउंसिल, खासी ऑटोनोमस काउंसिल और जैंतिया ऑटोनोमस काउंसिल। त्रिपुरा में जाएंगे तो त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। मिजोरम में आएंगे तो अब चकमा ऑटोनोमस काउंसिल और लाई ऑटोनोमस काउंसिल। तो इस तरीके से आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो 3 3 6 7 8 9 है ना, ऐसे बन जाते हैं आपके। इन जिला परिषदों का गठन कैसे किया जाता है ना। अगला प्रश्न हमारे पास कि जिला परिषद गठन कैसे किया जाता है। देखिए इसमें 30 सदस्य होते हैं। इन डिस्ट्रिक्ट जो स्वायत्त जिला परिषद है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसमें 30 सदस्य होते हैं। 26 जो होते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं और 4 जो है वो राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। अब ये बताइए परिषद के पास क्या शक्तियां हैं जिसको पाने के लिए ऐसे आंदोलन किया जा रहा है कि छठी अनुसूची में शामिल कीजिए। देखिए आपको एक देखना पड़ेगा, यहाँ पे कानून बनाने का अधिकार है इनके पास, न्यायिक शक्ति है इनके पास और विकास कार्य से संबंधित इनके पास शक्तियां हैं। अब कानून बनाने का अधिकार में क्या क्या शामिल है इनके पास देखते हैं, जैसे भूमि, वन, झूम खेती, नहर जल, ग्राम प्रशासन, संपत्ति उत्तराधिकार, विवाह, तलाक और सामाजिक रीति रिवाज से संबंधित कानून ये बनाते हैं।
अगर ऐसे ये कोई भी कानून बनाते हैं, ठीक है, कोई भी कानून ऐसा बनाएंगे तो राज्यपाल की सहमति इसमें बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद न्यायिक शक्ति हम देखते हैं। न्यायिक शक्ति क्या है, तो ग्राम न्यायालय गठन करते हैं ये और उनके अपील को सुनते हैं ये, है ना। और कोई भी ऐसा मुकदमा या मामला होगा तो हाई कोर्ट का उस पर क्षेत्राधिकार होगा, वो राज्यपाल ही तय करेंगे कि हाई कोर्ट कहाँ तक इंटरफेयर कर सकता है इसमें। अब विकास कार्य के लिए क्या है, जैसे कि विद्यालय है, विद्यालय, बाजार, औषधालय, सड़क आदि का रोल इसमें निभाते हैं इनको बनवाने में, है ना। आर्थिक रूप से देखते हैं इनका क्या क्या योगदान है, क्या अधिकार है, तो भू राजस्व का आकलन, उनका संग्रहण, भूमि हस्तांतरण, पट्टे, खनन और ये सब चीजें जो होती हैं उनके उत्तराधिकार में आते हैं, अधिकार में आते हैं। मांग क्यों किया जा रहा है, लद्दाख द्वारा छठे अनुसूची में शामिल करने की मांग क्यों की जा रही है, अब हमको इसका लॉजिक समझना है। पहला बात तो ये है कि जनजातीय पहचान और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए, है ना। तो पहले जो 370 अनुसूची में ये शामिल था, लद्दाख जो कश्मीर का जब पार्ट हुआ करता था, तो 370 और 35A के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था, ठीक है। अब ये समाप्त हो चुका है, तो अब तो फिर कुछ बचा नहीं है। और यहाँ पर 97% जो जनसंख्या है वो अनुसूचित जनजाति के, जैसे गुज्जर, बकरवाल और चांगपा ऐसे जनजातियां हैं वो रहती हैं यहाँ पे। अब 6 शेड्यूल में शामिल करने से क्या मिलेगा हमें समझना है। 6 शेड्यूल में तो जनजातीय पहचान का संरक्षण किया जाएगा और जनसंख्यिकीय वितरण जो है उसका भी संरक्षण किया जाएगा, कि वो डिसाइड ये करेंगे कि बाहर के लोग यहाँ पे आके डेमोग्राफी को खराब ना करें। भाषा का संरक्षण करना, जैसे भोटी, पुर्गी, इन भाषाओं का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। अब अगला लॉजिक क्या है, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व एवं राजनीतिक स्वायत्ता, ठीक है। तो पहले क्या था यहाँ पे, उसके पहले LAHDC था, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनाया गया था यहाँ पे लद्दाख के विकास के लिए, जब जम्मू कश्मीर का ये पार्ट था तो। लेकिन अब क्या हो गया है कि उसकी स्वायत्ता को समाप्त कर दिया गया। क्यों, क्योंकि अब तो केंद्र सरकार प्रत्यक्ष शासन करने लगी ना, वहां पे यूटी बन गया तो केंद्र सरकार वहां प्रत्यक्ष शासन हो गया, इसलिए LAHDC का स्वायत्ता वहां पर समाप्त हो गया। राजनीतिक अधिकार और प्रतिनिधित्व हरण का आरोप लगाया जा रहा है कि हमारे पास कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, हम अपनी बात कैसे रखें, है ना। 6 शेड्यूल में शामिल करने से क्या लाभ होगा, स्वायत्त जिला परिषद बनेगी। अब जिला परिषद में जो है वहां के लोकल लोग प्रतिनिधित्व करेंगे और अपने अधिकार का उपयोग करेंगे, अपनी मांगों को रख पाएंगे। भूमि और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, है ना, अगला लॉजिक जो है। जैसे देखिए कि संवेदनशील परिस्थिति की है, ये तो पता चल गया आपको कि यहाँ पे जो परिस्थिति है वो संवेदनशील है। खनन संबंधी चिंताएं हैं, लिथियम वगैरह जैसे बताया मैंने आपको। बाहर से लोग आएंगे, संसाधन पर दबाव पड़ेगा। अनियंत्रित पर्यटन होगा, प्राकृतिक विशेषताएं जो है क्षरित होंगी, जल संसाधन पर दबाव पड़ेगा, है ना। तो इसलिए अब ये जानना जरूरी है कि 6 शेड्यूल में शामिल करने से क्या लाभ होगा। लद्दाख की जो प्राथमिकता है उसको तय किया जा सकेगा, या हमारी प्राथमिकता क्या है, भूमि पर प्राकृतिक सतत विकास वगैरह किया जा सकेगा। स्थानीय आवश्यकता जो है वो केंद्रित आर्थिक विकास किया जाना है, छठी सूची में शामिल करके। स्थानीय आवश्यकता क्या है, उसके आधारित केंद्रित विकास। जैसे लद्दाख में अपना लोक सेवा नहीं है तो टैलेंट बेकार जा रहा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, 26% यहाँ पे बेरोजगारी है, बहुत ज्यादा है। सख्त अधिवास आधारित नौकरी आरक्षण की मांग किया जा रही है, कि जो मतलब कि ये बात किया जाए, हमारा साफ रखा जाए कि यहाँ के जो लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा, बाहरी लोग ताकि ना पाए। 6 शेड्यूल करने से लाभ क्या होगा कि रोजगार के अवसर जो होंगे वो सृजित होंगे, है ना। अब देखते हैं कि 6 शेड्यूल में शामिल करने में समस्याएं की हैं, क्यों सरकार नहीं शामिल करना चाहती है ना, क्यों मांग को नहीं माना जा रहा है। तो एक रणनीतिक अवस्थिति पहले देखिए आपकी, ये संवेदनशील सीमा क्षेत्र में है, पाकिस्तान, चाइना। तो केंद्र का नियंत्रण अगर यहाँ कमजोर हो जाएगा तो संप्रभुता को हमारे खतरा हो जाएगा, अखंडता को खतरा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमारा रक्षा के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए लद्दाख पर सरकार का नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, ये सरकार का तर्क है। संवैधानिक बाधा देखते हैं क्या उत्पन्न होगी। जैसे छठी अनुसूची जो है वर्तमान में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में है, अन्य जो राज्य है उनके लिए 5वीं अनुसूची बनाई गई है। ऐसे में अगर संविधान संशोधन करना होगा, अगर ऐड करना है लद्दाख को, तो है ना, पहले से पर्याप्त पहल किया जा रहा है। जैसे पहले से कुछ तो किया जा रहा होगा ना इसका समाधान करने के लिए। जैसे कि पहले आरक्षण की जो सीमा थी वो 50% थी, अब 85% कर दिया गया है। लद्दाख आरक्षण संशोधन विधेयक 2025 में लाया गया था। अब ST के लिए इसमें आरक्षण जो है वो 80% कर दिया गया। तो मांगों को कुछ हद तक मान लिया गया है, मतलब दूसरे तरीके से। प्रभावी विकेंद्रीकरण का भाव देखिए, लेकिन 6 शेड्यूल में शामिल करने का जो बात किया जा रहा है उसकी अपनी समस्याएं हैं, कि जहां पे 6 शेड्यूल काम कर रहे हैं जिन राज्यों में, हमको वहां का केस स्टडी करके देखना पड़ेगा कि क्या वहां पे प्रभावी तरीके से वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या वहां उसको लाभ मिला है कि नहीं मिला। तो अगर आप देखने जाएंगे तो उसमें भी खामियां हैं। तो प्रभावी विकेंद्रीकरण का अभाव देखने को मिलता है 6 शेड्यूल में आपको। जैसे कि मान लीजिए बोडोलैंड बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, और पूरे बोडोलैंड के लिए केवल एक जिला परिषद है। तो ऐसे में कहां से आप मान रहे हैं कि पूरा प्रतिनिधित्व हो रहा है उसका। अब स्वायत्त जो परिषदें हैं उस पर राज्य विधायी शक्ति का प्रभाव है। अब कोई भी वहां पे जो
स्वायत्त जिला परिषदें जो हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वो कोई भी कानून बनाएंगे तो उसमें राज्यपाल की स्वीकृति बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो राज्यपाल जब तक स्वीकृति नहीं देंगे तो आप कहें चाहे कोई भी कानून बना लेते हैं, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। वित्तीय निर्भरता है, जैसे कि आप स्वायत्त जिला परिषद तो बना लेंगे, लेकिन आपको इतने ज़्यादा आपके आर्थिक साधन नहीं होंगे कि आप उसको चला सके, तो आपको राज्य सरकारों पर निर्भर होना बहुत जरूरी है ना। और राज्य सरकारें क्या करती हैं कि समय पर वित्त आयोग का गठन नहीं करती हैं, तो इसलिए फिर जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसकी शक्तियाँ कमजोर हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है ना। तो भ्रष्टाचार को प्रबंधन बहुत ज़्यादा है, राजनीतिक हस्तक्षेप भी बहुत ज़्यादा है। जैसे स्वायत्त जिला परिषद जो है अपने कामकाज में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार से ग्रस्त है, राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। अभी फॉरेस्ट राइट एक्ट जो 2006 का है अभी तक 6 शेड्यूल एरिया में लागू नहीं किया गया है, इसलिए उनका जो भूमि से संबंधित हस्तांतरण संबंधी जो अधिकार है वो प्रभावित है अभी तक। तो अगर ये समस्याएं हैं तो हम समस्याओं से निपट कैसे सकते हैं, है ना। निपटना तो पड़ेगा ना, कैसे निपट सकते हैं, तो देखते हैं कैसे निपट सकते हैं। ऐसा कहा था निर्वाचित ग्राम परिषद बनाया जाए, पहले इसमें ग्राम परिषदों को बनाया जाए जो निर्वाचित हो, तो छोटे लेवल पे ही सही एक प्रतिनिधित्व मिलना शुरू होगा, है ना। जो LAHDC की जो शक्तियां हैं उसको विस्तार दिया जाए, ठीक है। अब इसको पुनर्जीवित करना बहुत जरूरी है। अगर सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक विधायिका नहीं है तो ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, वहां प्रतिनिधित्व देना लोगों को जरूरी है। LAHDC को पुनर्जीवित किया जाए। लद्दाख सेवा लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 240 के तहत कानून पारित कर कुछ मामलों पर कानून बनाने का मतलब सीमित स्वायत्त दिया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक 6 शेड्यूल का संशोधित मॉडल लाया जाए जिसमें जो 6 शेड्यूल क्षेत्रों में जो खामियां हैं उसको दूर किया जाए उसमें, और कुछ नया चीज़ों का एडिशन किया जाए, और भारत की संप्रभुता और एकता अखंडता को देखते हुए ये संशोधन करके एक मॉडल पेश किया जाए इसमें, ठीक है। रोजगार सृजन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वहाँ पर बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ेगी, समस्याएं और ज़्यादा बढ़ेंगी फिर, ठीक है। उसके बाद क्या करना जाना जरूरी है, जो सामाजिक आर्थिक अवसंरचनाएं हैं, है ना, वहाँ पे जैसे स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटल्स वगैरह जो रोड हैं, ये सब चीज़ें हैं, और वित्तीय हस्तांतरण है, अनुदान है, इन सब में वृद्धि करना पड़ेगा हमको, ठीक है। उसके बाद जो सांस्कृतिक धरोहर है हमारे पास, जो प्राकृतिक धरोहर है, उनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर फ्रेम कर सकते हैं इन सभी लॉजिक के साथ। तो ये टॉपिक जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा और 71 UPSC के लिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा।